देखते हैं थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम लोग जो है पिछली क्लासों में भी हम लोग किए हैं, इसके स्टेटमेंट का प्रयोग, और इससे आप लोग पूर्व परिचित है। हमने सत्यापन इससे पहले नहीं किया है, 10वीं में हमें इसको सत्यापन करना है। और ये आपको सिर्फ ज्यामिति में ही नहीं, इससे संबंधित प्रश्न आपको क्षेत्रमिति में भी देखने को मिलते हैं, नियामक ज्यामिति में भी इस पे आधारित पढ़ में आएंगे। तो ये थ्योरम और इसका जो रिवर्स थ्योरम जो है पाइथागोरस का विलोम, यह दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी यह थ्योरम बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग को इस थ्योरम को बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्ट में पीजीटी भी कहते हैं, और यह जो है एनसीईआरटी का 6.8 थ्योरम है, और यह आपके लिए बहुत ही भी आए। चलिए सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और उसके बाद जो दो भुजाएं रह जाती है उसे आधार और लंब कहा जाता है। आधार और लंब कहा जाता है। कर्ण कभी नहीं बदलता, यह हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। कोण के सापेक्ष लंब और आधार बदल जाते हैं, ये आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है। जो क्या होता है, कोण के सापेक्ष आधार और लंब बदल जाता है। यहाँ अगर कोण सी के लिए बात करें तो इसकी जो संलग्न भुजा है, किसी भी कोण की जो संलग्न भुजा है वह उसका आधार कहलाती है, और जो दूसरी भुजा इसके अलावा बच जाती है वह उसका लंब होती है। अगर कोण ए के लिए बात करेंगे तो ए बी इसके लिए हो जाएगा, कोण ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन कोण सी के लिए आधार आपका बी सी है और लंब क्या है इसके लिए, ए बी है, ठीक है। और कर्ण हमेशा नियत रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण के बारे में आप लोग जानते होइएगा, महाभारत का एक बहुत ही उन्नत कैरेक्टर है, और जो जिन्होंने अपने मतलब पांडवों के वो ज्येष्ठ भाई थे, और अपने मित्र दुर्योधन के साथ जो है निभाने के लिए उन्होंने अपने भाई, अपने माता के कहने पर भी अपने भाई के विरुद्ध लड़ा, और अंत में वीर गति को भी प्राप्त हुए, लेकिन वह कभी नहीं बदले। उसी प्रकार जो है इस त्रिभुज का भी कर्ण जो है नियत है, वह किसी से भी कारण से नहीं बदलता है। समझ गए। चलिए तो अब हम स्टेटमेंट को तोड़ते हुए हम चलते हैं, देखते हैं जो हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। किसी भी थ्योरम में आपको कुछ विशेष नहीं पता रहता, सिर्फ आपको एक छोटा सा क्लू रहता है, और उस क्लू के अंतर्गत आपको इन्वेस्टिगेशन करना रहता है। जैसे पुलिस को एक छोटा सा सुराग लग जाता है ना, सीआईडी उसको ढूंढते ढूंढते उसका जवाब निकाल लेती है, उसी तरह से आपको थ्योरम में भी करना रहता है। आपके पास क्लू के रूप में जो है सिर्फ यही रहता है, जो स्टेटमेंट आपको दिया रहता है, और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको प्रमेय को सत्यापित करना रहता है। तो अगर आप स्टेटमेंट को, कथन को बढ़िया से अगर आप समझ जाते हैं तो आपको जो है थ्योरम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और विद्यार्थी को लगता रहता है थ्योरम आ गया तो क्या आ गया, बहुत ही ज्यादा भारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ कह रहा है जो किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप समझ गए जो दिया हुआ क्या है, कोई एक त्रिभुज है जो कैसा है, समकोण है। और समकोण के बारे में आपको बतलाइए दिया, समकोण है इसका मतलब क्या, ए कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने मान लिया कि एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और भाई समकोण त्रिभुज है तो कोनो एक ही को कोण समकोण होगा। एक बात बतलाइए तो आप लोग, क्या किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों, और नहीं हो सकते हैं तो क्यों? तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समकोण हो जाए तो अगर आप आकृति इस तरह से बनाएगा तो यह इस तरह से बनेगा। क्या संभव है जो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा बात, अगर इसको हम देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है रे, 180 डिग्री होता है। और अगर दो कोण अगर समकोण हो गया, मान लीजिए कोण एक भी 90 डिग्री है, कोण दो भी 90 डिग्री है, तो कोण तीन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। कोण तीन हो जाएगा 180, दुइये कोण को जोड़े तो 180 पुड़ गया, और 180 में से 180 जाएगा कितना बच गया, 0 डिग्री।
जो पॉसिबल ही नहीं। बात समझ गए ना। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही कोण समकोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही कोण अधिक कोण हो सकते हैं, और किसी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। मतलब न्यून कोण, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3। समकोण की अधिकतम संख्या 1, और अधिक कोण की भी सिर्फ और सिर्फ 1। बात समझ गए ना। लेकिन न्यून कोण 3 हो सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो हमको दिया हुआ है जो क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, और जिसमें हमने मान लिया जो कोण बी क्या है, समकोण है। यानी कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी कितना है आपको? 90 डिग्री है। तो आगे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो बतलाइए, तो इस त्रिभुज में कोण बी हो गया समकोण, तो इसका कर्ण क्या हो गया? AC। तो वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब हो गया AC स्क्वायर, और AC का जो स्क्वायर है वह क्या होगा? अन्य दो भुजाओं। तो इसके अलावा दो भुजा कौन बच गया? एगो बच गया आपका AB, और दूसरा बच गया BC। तो AB और BC के वर्ग, यहाँ कह रहा है वर्गों के, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और उसके किसके लिए? योगफल। तो बीच में क्या, कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस का। ये आपको सत्यापित करना है कि AC स्क्वायर किसके बराबर होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे। इसमें आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, रचना करना होगा। रचना हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC का जो समकोण वाला जो कोण है, जो शीर्ष है, कौन सा है? B। तो B से हमने एक लंब BD खींच दिया, किस पे? AC पर खींचा। B से, बिंदु B से BD लंब किस पर खींचा? AC पर खींचा। अब चलिए चलते हैं हम प्रूफ में, सत्यापन में। सत्यापन के लिए देखिए, यहां देखिए, इसमें कितने त्रिभुज है? बतलाइए तो, इस आकृति में कितने त्रिभुज है? यहाँ भी एक जो है कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। 3। कितने त्रिभुज है? 3। कौन कौन से? ABC। एक हो गया आपका, तो एक सबसे बड़का त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC। ADB। नहीं, दूसरा ADB। BDC। त्रिभुज ADB, और तीसरा BDC। 3 त्रिभुज है हमारे यहाँ। तो हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं, और संगतता को आपको ध्यान में रखना है जब इस शीर्ष को लेना, क्योंकि हम समरूपता को लगाएंगे, और समरूपता लगाने के लिए संगत होना जरूरी है। अब संगतता के बारे में आपको पढ़ाए हुए हैं। जो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो जब उन दोनों त्रिभुजों के क्या होता है? संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो संगत आता है, तो संगत ही हम लेंगे, तो इससे हमें आसानी होगी। तो यहाँ देखिए, ABC में कोण B समकोण है, और इस में चलते हैं तो D समकोण है, इसलिए हम त्रिभुज का नाम ADB लिखे हैं। इसको आप DAB भी लिख सकते हो, BDA भी लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या लिया? ADB लिया, चूंकि यह जो है संगतता को हमने ध्यान में रखते हुए लिया। ठीक है, तो चलते हैं अब किसमें? त्रिभुज ADB और त्रिभुज किसमें? ABC में। ADB और त्रिभुज ABC में। देखिए, इन दोनों त्रिभुज की जब बात करेंगे, तो त्रिभुज ADB में क्या है? कोण ADB, कोण ADB बराबर है किसके? कोण ABC के। देखिए, ADB का कोण हो गया कोण D कितना है? 90 डिग्री है, और ABC में कोण B कितना है रे? 90 डिग्री है। नहीं, यानी कोण ABC, या इसको सिर्फ कोण B भी लिख सकते हो। यह कितना है? 90 डिग्री है। कैसे? ये तो समकोण हमको एक तो दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे लंब डाला, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक हो गया। इसके बाद देखिए, चूंकि यह जो त्रिभुज है ADB में कोण A इसमें भी है ना, और कोण A इसमें जो चलिएगा ADB में, तो इसमें भी है, यानी कोण A बराबर कोण A, दोनों में कोण A है कि नहीं है? बतलाइए। तो कोण A किसके बराबर है? कोण A के दोनों में है। यह कहां से हो गया? उभयनिष्ठ होने से, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में उपस्थित है, तो उभयनिष्ठ होने से दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। और जब आप जानते हैं, जब किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, तो तीसरा कोण स्वाभाविक है जो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए शेष कोण, अब देखिए इसमें कौन कौन सा कोण ले लिए? ADB का ये ले लिए, ये ले लिए, तो इधर क्या बच गया आपने? ABD। तो शेष कोण ABD बराबर हो जाएगा, इसका कौन सा कोण छूट गया? कोण C बराबर कोण C। शेष कोण यहां भी लिख दीजिए आप, शेष कोण C। यह देखिए, तो यहाँ दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। और इसका जो है, इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसलिए समरूपता प्रमेय,
समरूपता प्रमेय कौन सा लग रहा है? ए यानी कोण से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एडीबी समरूप होगा किसके? त्रिभुज एबीसी के। और समरूप हो गया, तीनों कोण जो है बराबर हो गया, तो क्या होगा? तीनों भुजाएं भी जो है संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी? अनुपातिक होगी। तो चलिए संगत भुजाओं का अनुपातिक कर लेते हैं। तो इसलिए एडी बट्टा डीबी लीजिए, तो एडी बट्टा डीबी जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? एबी बट्टा बीसी हो जाएगा। अगर आप एडी बट्टा एबी लेते हैं, एडी बट्टा क्या लेते हैं हम? एबी लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? एबी बट्टा क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आपने लिया क्या? एडी बट्टा एबी लिया, ठीक है। तो इस त्रिभुज में लेंगे तो इसको बनाने वाला कौन सा है? एबी है। और इसका दूसरा भुजा जब हम इसका साइड वाला लिए तो इसका भी साइड वाला लेंगे। इसके कर्ण को लिए हैं, इस त्रिभुज के तो कर्ण को हमने लिया है, तो कर्ण को लेंगे तो इसका भी कर्ण हो जाएगा, यानी एडी बट्टा एबी बराबर हो जाएगा आपका एबी बट्टा क्या रे? एसी। एबी बट्टा एसी। अब क्या करिए आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एडी गुने एसी, एडी गुने एसी बराबर क्या हो जाएगा? एबी गुने एबी स्क्वायर। और एबी को एबी से आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एबी स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम समीकरण ए। अब देखिए जिस बातों को हमने इसमें प्रूफ किया है, किसमें? त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी में, इसी तरह से हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं। किसमें? त्रिभुज बीडीसी और एबीसी में। इसी प्रकार सत्यापित किया जा सकता है या साबित किया जा सकता है। सत्यापित किया जा सकता है कि या साबित किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। क्या प्रूफ कर सकते हैं हम? कि जो त्रिभुज बीडीसी है, क्या है? त्रिभुज बीडीसी है, वह किसके समरूप होगा? त्रिभुज एबीसी के। कैसे? इसी तरह से हम लगाएंगे। समरूप कैसे करेंगे? हम देखिए, हम एबीसी को ले रहे हैं और बीडीसी को ले रहे हैं। बीडीसी में कोण डी कोण बी के बराबर होगा समकोण होने से, ठीक है। और कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसलिए दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऐसे ही लिखेंगे। सारा बात इसी तरह से हो गया। समरूपता पर मैं यहाँ भी क्या लग जाएगा? ए से त्रिभुज बीडीसी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज एबीसी के। अब फिर से इसमें अब तो चूंकि अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत कोण को तो बराबर हमने पहले कर लिया, तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? आपकी अनुपातिक हो जाएगी। और इसलिए इसमें आपको ले लेना है क्या? बीसी बट्टा बीसी। देखिए हमने इसके इस साइड वाले भुजा को लिया, यानी जिन्होंने क्या बनाया था? जो समकोण को बनाने वाली भुजा है डीसी, और इसके बाद क्या किए? इसके ठीक सामने वाले भुजा यानी कर्ण को लिए हम बीसी। त्रिभुज बीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के, तो डीसी बट्टा बीसी बराबर हो जाएगा किसके? बीसी। और बीसी इसका ले लिया, तो इसके बाद क्या लेंगे? इसको एसी। बीसी बट्टा एसी। फिर इसमें क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हो जाएगा डीसी गुने एसी बराबर हो जाएगा किसके? बीसी गुने बीसी। और यानी कि बीसी गुने एसी बराबर किसके हो जाएगा? बीसी स्क्वायर। यह हो गया समीकरण 2। अब क्या करिए? समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ दीजिए। संगत पक्षों को जोड़ने का मतलब क्या? LHS में LHS को जोड़ेंगे और RHS में किसको जोड़ेंगे? RHS में। बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ दीजिए, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 के, समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 का LHS क्या है? AD गुने AC। क्या है? AD गुने AC। AD गुने AC। और इसमें जोड़ेंगे इसके बाएं पक्ष को, तो इसमें क्या है? BC गुने AC। और बराबर हो गया इस साइड क्या? AB स्क्वायर। और इसमें हो गया क्या? BC स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ AD गुने AC और प्लस DC गुने AC, यहाँ दो पद बन रहे हैं और दोनों पद में कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है। क्या है दोनों में? AC। तो आप क्या करिए? AC को हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचाएगा? AD और इसमें बचेगा DC। बराबर हो गया आपका AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब चलिए फिगर में थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। यहाँ AD और DC, तो देखिए AD ये हो गया और DC ये हो गया, और AD और DC को हमको जोड़ेंगे, तो दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो AC गुने AC बराबर हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, और इसलिए AC AC को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी यही तो आपको प्रूव करना था। AC क्या हो गया, कर्ण, और कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो गया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। यह जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, सभी क्लासेज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने 8वीं 9वीं में भी पढ़ा था, 10वीं में भी पढ़ रहे हैं, और आगे भी इसका एप्लीकेबल होता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है जो सिर्फ ज्यामिति में हम इसका उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति, झटमिति, नियामक ज्यामिति, सब में हम इसका उपयोग करते जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है।